सिर्फ फीलिंग नहीं है, इट्स अ वर्ब। आपको रिलेशनशिप में हर दिन काम करना पड़ता है, हर दिन अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। आई एम समबडी हु इज सेंसिबल। तो पहले जैसे अरेंज मैरिज हुआ करते थे, ये लड़की ये नहीं होगी, इसको पता था ये सेम कास्ट के हैं। अगर आपने लव मैरिज करी फिर आप कैजुअल हो जाते हैं रिलेशनशिप में। अब तो ये मुझे मिल गया। ये जो टिंडर या बम्बल ये जो चीजें हैं, दोज एप्स आर फॉर सेक्स। क्राइम पेट्रोल की वजह से क्राइम नहीं बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है इसलिए क्राइम पेट्रोल बन रहा है। सबको सब पिक्चर परफेक्ट बनाना है। सोशल मीडिया पे जो कपल्स आप देखते हो ना, दे हैव द मोस्ट wrecked marriages in my room। आपके हिसाब से ये जो बॉलीवुड के कुछ मूवीज हैं, कितना इन्फ्लुएंस रहता है एक रिलेशनशिप में? जो दो पार्टनर है, इस एक पार्टनर टॉक्सिक है और सेकेंड पार्टनर अनकंडीशनली इन लव है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टनर टॉक्सिक है दूसरा नहीं है। मतलब इसका मतलब टेन्योर इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। तो अगर किसी का 7 साल का शादी बहुत सही था, फिर दोनों ने तोड़ दिया। प्यार, लव होता तो सबको है, पर समझ किसी को नहीं आता। कोई तो कहते हैं कि प्यार में दिमाग खो जाता है और दिल टूट जाता है। कितने गाने बने होंगे प्यार पे, कितने फिल्म बने हैं प्यार के ऊपर, कितने कविताएं, कितने नॉवेल्स, सब प्यार पे। और कभी कभार कोई लोग कहते भी हैं ये दुनिया चलती प्यार पे है, पर ये प्यार चलता किस पे है? आज इस प्यार के सच्चाई में हम झांकेंगे, देखेंगे क्या है रिलेशनशिप का ट्रूथ, क्या है कपल्स का कंडीशन, क्या है इंस्टाग्राम के ये झूठे फिल्टर्स की कहानी। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जिन्होंने 17,000 कपल्स को हील किया है। शी इज द टॉप थेरेपिस्ट ऑफ इंडिया एंड शी इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ सारथी काउंसलिंग सर्विसेज। वेलकम शिवानी मिस्त्री साधु। नमस्ते, पॉप में आपका स्वागत है। प्यार, इसका बायोलॉजिकल, हार्मोनल, अट्रैक्शन, इमोशन, ये प्यार स्टार्ट कैसे होता है? मतलब प्यार तो ऐसे देखा और हो गया, ऐसा होता है या फिर ऐसा भी होता है? क्या क्या होता है? देखिए, प्यार तो पहले एक फीलिंग होती है ना। आपको कोई देखा आपने किसी को और आपको वो इंसान अच्छा लग गया, आपको उनके फीचर्स अच्छे लग गए, आपको लगा कि उस इंसान की बॉडी या फिगर अच्छा है, या उसके बात करने का तरीका अच्छा है, या आपको लगता है कि मैं इस इंसान के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेनली हम केमिस्ट्री के ऊपर जाते हैं। तो कुछ टाइम के बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि सिर्फ केमिस्ट्री से काम नहीं चलता, क्योंकि लव सिर्फ फीलिंग नहीं है, इट्स अ वर्ब। आपको रिलेशनशिप में हर दिन काम करना पड़ता है, हर दिन अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि आई एम समबडी हु इज़ सेंसिबल, जो मैच्योर है, जिसके साथ आप एक कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हैं। सो सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता, सिर्फ केमिस्ट्री से काम नहीं चलता, बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए प्यार को सस्टेन करने के लिए। सस्टेन इज़ अ वेरी गुड वर्ड। तो ये प्यार के साथ इकोनॉमिक्स का रिश्ता कितना गहरा है? देखिए, मैं सारे कपल्स को अपने बोलती हूँ कि एक रिलेशनशिप में एंटर करना इजी है, लेकिन उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना, उस स्पार्क को मेंटेन करना, उस कंपैटिबिलिटी को बिल्ड करना, उस ट्रस्ट को बिल्ड करना, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। तभी जाके रिलेशनशिप सस्टेन करता है, तभी जाके रिलेशनशिप फ्लरिश करता है, तभी जाके रिलेशनशिप थ्राइव करता है। आप ये नहीं सोच सकते कि आज मेरा रिलेशनशिप इस इंसान के साथ बन गया या मेरी शादी हो गई बस काम हो गया। नहीं, काम तो वहाँ से शुरू है। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे जैसे आपको अपने आप को प्रूव करना होता है, वैसे ही आपको रिलेशनशिप में भी प्रूव करना है। देयर आर गुड डेज, बैड डेज, वर्स्ट डेज, देयर आर मोर फेलियर्स देन सक्सेसेस, बट उन सबको पार करते हुए, इनसिक्योरिटीज, फियर्स के होते हुए आपको अपने आप को प्रूव करना है, और ये कमिटमेंट अपने आप से कि दिस इज द पर्सन आई वांट टू बी विद फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो आप जैसे प्यार को डिकोड कर रही हैं,
एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसको मेंटेन करने का आप जो सुझाव दे रही हैं मुझे लग भी रहा है। तो पहले जैसे अरेंज मैरिज हुआ करते थे, वो समझते थे इस फैमिली में इतना पैसा है, ये लड़की ये नहीं होगी, इसको पता था ये सेम कास्ट के हैं तो कल्चर सेम जैसा रहेगा, फैमिली वाले रहेंगे तो झगड़ा हो गया तो सपोर्ट सिस्टम रहेगा, बाहर कुछ नहीं होगा, अगर बाहर भी कुछ गलती हो गई तो हम जाके कुछ कर सकते हैं। तो इस सेटअप से ही अरेंज मैरिज हुआ करते थे। तो अरेंज मैरिज सही थे इस हिसाब से देखे तो? देखिए, उस हिसाब से अगर देखें तो अरेंज मैरिजेस सही थे, लेकिन उस हिसाब हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तब आपको फ्रीडम नहीं मिलती, आपको स्पेस नहीं मिलती, आपकी ऑटोनॉमी नहीं रहती, आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा पसंद का एनाटॉमी भी नहीं मिलता, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है उस सेंस में। यस, आपको एक बैकअप मिल जाता है, कल को अगर आपके बच्चे हो गए तो बच्चों को देखने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं जो आपको न्यूक्लियर सेटअप में नहीं मिलते, है ना। तो लेकिन हर एक सेटअप के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। मुझे लगता है कि अरेंज मैरिजेस में क्या होता है कि मोस्टली जो मेन होते हैं, जो आदमी होते हैं, दे डोंट हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज वो तो अपने घर में रह रहे हैं, उनके घर में एक लड़की आई है, सो दे डोंट हैव टू लिफ्ट अ फिंगर। तो मोस्टली जो चैलेंजेस होते हैं वो औरतों को होते हैं, है ना। तो उस केस में आदमी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। आज के आई वुड रियली अप्रिशिएट आज के मेन, दे हैव बिकम रियली प्रोग्रेसिव एज कम्पेयर टू आवर फादर्स और आवर अंकल्स। लेकिन फिर भी बहुत सारे पेट्रियार्कल माइंडसेट के लोग हैं जो कहते हैं कि ये डिवीजन ऑफ लेबर ऐसे होना चाहिए, आदमी बाहर का काम करेगा, औरत घर चलाएगी। आजकल वैसा रहा नहीं, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर सेटअप में काम कर रहे हैं, अगर बीवी भी काम कर रही है, पति भी काम कर रहा है, तो एक ही क्यों घर में काम करेगा। सो वो चैलेंजेस रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, जो जॉइंट फैमिली में इतने, क्योंकि वो दिखते नहीं हैं आपको। आपने जितने भी कपल्स को काउंसिल किया है उनमें से लव मैरिज के किस्से ज़्यादा हैं या अरेंज मैरिज के लोग ज़्यादा हैं? देखिए, ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपने लव मैरिज करी, ठीक है, आपने एक दूसरे को पसंद किया, तभी तो शादी करी, फिर आप कैजुअल हो जाते हैं रिलेशनशिप में। अब तो ये मुझे मिल गया, अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे मैंने बोला कि काम तो तभी करना है, काम वहाँ से शुरू है। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि आपको फाउंडेशन शुरू से शुरू करनी होती है, क्योंकि कोई फाउंडेशन होती नहीं है। मुझे कपल्स कहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो मैं कहती हूँ कंपैटिबिलिटी तो बिल्ड करनी पड़ती है। ट्रस्ट इज नॉट गिवन, यू हैव टू अर्न ट्रस्ट। हर एक के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन थोड़ी सी फेमिलियरिटी लव मैरिजेस में होती है कि आप जानते हैं थोड़े दूसरे इंसान को। बट एज एंड व्हेन द रिलेशनशिप स्टार्ट्स टू प्रोग्रेस, लव मैरिज की बात कर रही हूँ, यू स्टार्ट बिकमिंग कैजुअल इन द रिलेशनशिप, वो सारी फ्रेंडशिप, सारी फेमिलियरिटी गोज टू द गटर। प्यार तो अलग अलग जगह से शुरू होता है, पर आजकल डेटिंग साइट्स पे भी बहुत प्यार हो रहा है और वहाँ से भी प्यार कन्वर्ट हो रहा है, शादी तक भी हो रहा है। कि ये कैसे केमिस्ट्री बायोलॉजी इसका बन रहा है, ये डेटिंग ऐप से जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं? कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो किया था एनडीटीवी के साथ सिमर डेटिंग के ऊपर, कि जैसे पहले जो लोग थे वो कहते थे कि इन डेटिंग साइट्स पे जाके क्विक लव, क्विक ग्रेटिफिकेशन, लेकिन सिमर डेटिंग है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे पीपल आर टेकिंग टाइम, और स्पेशली हमारे जनरेशन जी, वो लोग टाइम ले रहे हैं। दे आर नॉट जंपिंग फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर, वो एक रिलेशनशिप को परख रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, और अगर उनको लगता है कि ये एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रहा है तो ही वो आगे जाके कमिट करते हैं। दे आर नॉट जंपिंग फ्रॉम वन टू अनदर। मैंने कुछ कपल्स देखे हैं जो बम्बल से आते हैं, टिंडर से आते हैं और किसी डेटिंग वेबसाइट से आते हैं, तो लेकिन उनमें थोड़ा तो इनिशियली वो रहता है कि न्यूनेस रहता है, एक रिलेशनशिप का नयापन जिसको हम कहते हैं कि हमें इस इंसान को जानना है। पर मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करते अपने रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं होती लोगों में कभी कभी समझने की। समटाइम्स पीपल आर डेस्परेट टू गेट मैरिड। अगर आप ओल्डर एज की बात करें, लाइक 30+, तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है ना कि मेरे को शादी करनी है। तो ये लड़कियों में ज़्यादा है या लड़कों में ज़्यादा? दोनों में है। दोनों में है। अगर आप बहुत टाइम से लड़का या लड़की पार्टनर ढूंढ रहे हैं अपना, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप जब इन साइट्स पे जाते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है, आउट ऑफ डेस्परेशन यू वांट टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, फिर आपको लगता है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा वे करने के बाद कभी कभी आपको लगता है कि ठीक है, हाँ मैं कर लेता हूँ ना, अपने गट फीलिंग के साथ आप जाते हैं, लेकिन फिर जाके वो बैकफायर कर जाता है, क्योंकि रिलेशनशिप की फाउंडेशन ही नहीं होती।
अरेंज मैरिज में भी हम टाइम लेते हैं। ये जो टिंडर या बम्बल ये जो चीज़ें हैं, हालांकि मुझे इनका ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर जितना पता है, आर दोज एप्स आर फॉर सेक्स मेनली। ऐसा मेरे को जो मैंने अपना एनकाउंटर देखा है, इट कुड बी फॉर मीनिंगफुल कनेक्शंस आल्सो, बट फॉर मीनिंगफुल कनेक्शंस देयर आर अदर प्लेसेस आल्सो, अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो। मीनिंगफुल कनेक्शंस के लिए इन डेटिंग साइट्स में ढूंढना तो मुश्किल है। मतलब आप चोर बाजार में जाके पक्का बिल ढूंढ रहे हो, ऐसा कुछ सुनाई जैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल सूटर्स नहीं होते हैं वहाँ। नहीं होते ही है ना, दो सेम माइंड के लोग हैं जिनको 6 का कर्व है, दोनों मिल गए, दोनों का सेट हो गया, दोनों को जिंदगी भर यही करना था, यही कर रहे हैं, तो हो सकती है खुशहाल जिंदगी। इश्यूज होते हैं क्योंकि उसमें फिर आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि आपको लगता है कि मेरे को तो शादी करनी है, किसी को भी, मेल या फीमेल को, फिर वहाँ पे झगड़े शुरू हो जाते हैं कि दूसरे को नहीं करना, दूसरे को तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो वहाँ पे फिर आप वो रिलेशनशिप में उस पार्टनर को घोस्ट कर देते हैं और दूसरी रिलेशनशिप में एंटर कर देते हैं। ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स क्या होता है? जहाँ पे आई एम नॉट कमिटेड, आई एम विद यू फॉर द प्योर फिजिकल प्लेजर ऑफ सेक्स, देयर इज नो कमिटमेंट फ्रॉम माई साइड एंड यू शुड नॉट ऑल्सो कमिट एनीथिंग टू मी, जस्ट कन्वीनियंस बेस्ड। सिचुएशनशिप क्या होता है? अगेन देयर इज नो कमिटमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे दो लोग होते हैं, एक होता है कि जो आपको ब्रेड क्रम्स फेंक रहा है, ठीक है, और दूसरा है जो ब्रेड क्रम्स खा रहा है या ले रहा है। तो परसूअर एंड विड्रॉर का साइकिल भी उसमें देखा जाता है कि जैसे जो इंसान दाना फेंक रहा है उसको कमिटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन उसको इस बात से किक मिलती है कि कोई इंसान उसकी तरफ, somebody is chasing after that person, तो ये पावर इम्बैलेंस है। ये ब्रेड क्रमिंग क्या है? ब्रेड क्रम्बिंग एक ऐसा सिचुएशन होता है रिलेशनशिप में जहाँ पे आप दो लोग होते हैं, आप ब्रेड क्रम्स फेंक रहे हैं दूसरे इंसान को और दूसरा इंसान उसको ले रहा है। तो जो फेंक रहा है उसको मोस्टली ही हैज़ नो इंटेंशन टू कमिट। ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं करती, लड़कियां भी कमिटमेंट फोबिक होती हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है ये मैं दे रहा हूँ, उनको दे हैव नो इंटेंशन टू बी इन दैट रिलेशनशिप, बट उनको किक इस चीज़ से मिलती है कि आप मेरे पीछे हैं, ठीक है। एंड इट इज़ मैनिपुलेटिव, इट्स मैनिपुलेशन, राइट। आप किसी को ऑन द हुक रख रहे हैं जस्ट बिकॉज यू वांट टू फील, सो देयर इज़ अ पावर इम्बैलेंस। तो जो इंसान ब्रेड क्रम्स ले रहा है उसको यूजुअली एंग्जाइटी होती है, उसको अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं, ठीक है। जो फेंक रहा है ब्रेड क्रम्स उसको क्लियर कट बोलना चाहिए दूसरे पार्टनर को कि मैं आई विल नॉट कमिट टू यू, ओके। और जो ले रहा है उसको ये समझना चाहिए कि वाई डू आई वॉन्ट टू बी विद समबडी हु डजंट वॉन्ट टू बी विद मी। सो अपने पैटर्न्स को ब्रेक करें, अपने ट्रिगर्स को ब्रेक करें, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास के ऊपर काम करें, दैट विल रियली हेल्प। 47% ऑफ इंडियंस एंजाइटी में आ जाते हैं अपने रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ये एक स्टैटिस्टिक्स से मिला है हमको। तो सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट है एक रिलेशनशिप को बिगाड़ने के लिए या फिर संवारने के लिए भी? देखिए, पहली बात तो सोशल मीडिया इज़ द रॉन्ग प्लेटफॉर्म टू गेट द राइट एडवाइस। जैसे मैं अपने कपल्स को बोलती हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो क्या करते हैं, वो घर जाके गूगल कर लेते हैं उसको, ठीक है। अब एक चीज़ के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक प्रोफेशनल से पूछिए। अब इंडिया में क्या है ना कि क्विक फिक्स, आप हर चीज़ में जल्दी है, ठीक है। आपको एक प्रोफेशनल के पास जाना नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको टाइम चाहिए, पैसे चाहिए और वक्त चाहिए, जो मेन प्रॉब्लम है लोगों का। और अच्छी एडवाइस के लिए पैसा तो लगेगा। हाँ वही है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो कोई और प्रोफेशन हो, पहला। दूसरा, बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स बन गए, ठीक है। चाहे वो एक बुक बेच रहा है, वो रिलेशनशिप के ऊपर ज्ञान दे रहा है। दूसरा मेकअप आर्टिस्ट है, वो रिलेशनशिप के ऊपर ज्ञान दे रही है। हम लोगों से कोई पूछ नहीं रहा, ठीक है। तो इंसान को जो सूट करता है, जो उसकी फीड में आता है, जो उसके पर्सपेक्टिव को, जो उसके नैरेटिव को सूट करता है, वो उसको कॉपी कर लेता है। सही गलत उसको नहीं पता, ठीक है। एक मैंने किसी का देखा था, नाम तो मैं नहीं ले सकती, तो दैट पर्सन गॉट डिवोर्स्ड सम टाइम अगो। जब भी मेरे फीड में वो इंसान आता है, आई सी दैट पर्सन फुल ऑफ नेगेटिविटी बिकॉज you had a bad experience, okay, I understand, I empathize that marriage is not for everybody। हर किसी की शादी अच्छी नहीं चल सकती, अनफॉर्चुनेट है, ठीक है। लेकिन आप वही नेगेटिविटी बार बार लोगों में रीइंफोर्स कर रहे हैं।
तो क्या है, अगर आपका बैड एक्सपीरियंस है तो आप बोलेंगे हाँ ये तो सही बोल रही है, तो कितना अच्छा बोल रही है, तो यू विल स्टार्ट फॉलोइंग मी, यू विल स्टार्ट कमेंटिंग ऑन मी. सो इट इज़ ओनली री इन्फोर्सिंग योर नैरेटिव. बट उसका एक पैरेलल पर्सपेक्टिव भी है. इफ़ यू आर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, you need to influence people depending upon how you want to influence. You want to influence in a bad way also, that is also an influence, right? So आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है साइकोलॉजी में, आपकी कपल थेरेपी में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, आप कुछ भी आ रहा है बोल रहे हैं और लोगों को लग रहा है अरे हाँ ये तो सच बोल रहा है, यही तो हो रहा है मेरे साथ भी. लेकिन फिर क्या होता है कि इसी टॉक्सिसिटी को आप जब फीड करते हैं, आप अपने पार्टनर को वो वीडियो भेजते हैं, देखो क्या हो रहा है, ठीक है, आपके पर्सपेक्टिव को वो सूट कर रहा है तो आपने अपने पार्टनर को वो फॉरवर्ड कर दिया. लेकिन आपके पार्टनर का तो पर्सपेक्टिव उस रील से मैच नहीं कर रहा है ना, तो क्लैश हो गया. वहाँ पे टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक बार आप जब देखना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, फिर वो आपको वही दिखाता है बार बार. ये बात सही है, पर इसके बारे में मेरे एक दोस्त ने कमाल का बात बोला था कि क्राइम पेट्रोल की वजह से क्राइम नहीं बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है इसलिए क्राइम पेट्रोल बन रहा है, और क्राइम बढ़ रहा है इसलिए लोग क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं और ये चल रहा है. तो जो भी है, पर एक और अलग अगर चीज़ पे हम ध्यान दें कि सबको सब पिक्चर परफेक्ट बनाना है, डेस्टिनेशन वेडिंग करना है, या फिर रील्स डालने हैं, कपल गोल्स वाला पिक्चर डालना है, विराट और अनुष्का चले गए किसी धाम तो उनको भी जाना है. तो ये जो एक इवेंट, सिर्फ आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ खुद सेलिब्रिटीज़ में प्रेशर रहता है कि किससे प्यार है, पर उससे शादी करने से मेरे चीज़ें सही नहीं लगेंगी. तो इसलिए मैं जानता हूँ फर्स्ट हैंड, किसी एक दूसरे से शादी किया है दोनों ने, ताकि दोनों का बैलेंस सही रहे. तो इनके बारे में थोड़ा बताइए. सोशल मीडिया पे जो कपल्स आप देखते हो ना, दे हैव द मोस्ट wrecked मैरिजेस इन माई रूम. ओके, बिकॉज सोशल मीडिया आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ परफेक्शन दिखाता है ना, कि आपने जैसे बोला कि वीडियोस रील्स दिखा रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग दिखा रहे हैं, लेकिन पीछे क्या हो रहा है? पीछे आप पति को मार के आए हो, बीवी को गाली दे के आए हो, वो कोई नहीं दिखाता है. यू स्टार्ट फीलिंग इनकम्प्लीट, यू स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर, यू स्टार्ट फीलिंग कि अरे मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं हो रहा, मेरी लाइफ कितनी डल है, मेरी देखो वो क्या कर रहा है, मैं कहाँ पे हूँ. तो उससे भी आप इन्फ्लुएंस होते हो, ठीक है. जो आप देखते हो वो आपके थिंकिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है. आप पॉजिटिव चीज़ें देखोगे, आप पॉजिटिव चीज़ों पे काम करोगे तो रिलेशनशिप ठीक होगा. अगर आप नेगेटिविटी को ही फीड करोगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी. सो आपको देखना है, कि आपको ये समझना है कि एवरीबडी इज ट्राइंग टू बिकम अ हीरो ऑन सोशल मीडिया, नोबडी इज शोइंग द फेलियर्स ऑन सोशल मीडिया. आपके हिसाब से ये जो बॉलीवुड के कुछ मूवीज़ हैं, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. एक पकड़ लीजिए कबीर सिंह, फिल्मों का कितना इन्फ्लुएंस रहता है एक रिलेशनशिप में? अगेन रहता है, लेकिन आपको देखना है ना कि आपको उससे आपका टेक अवे क्या है उसके साथ. अब जैसे एक मूवी आई थी एनिमल, उसमें आपने देखा कि जो एक्टर है वो अपने फादर से बेपनाह प्यार करता है ना, और उसके चक्कर में उसने कितने मर्डर्स कर दिए, कितने लोगों को मार दिया, अपने वाइफ के साथ रिलेशनशिप खराब कर दिया. लेकिन कितना पेन था उसकी लाइफ में उस पॉइंट को लेके कि उसको उसके फादर की अफेक्शन, उसके फादर की वैलिडेशन चाहिए, जो कभी नहीं मिली उसको, वक्त जो कभी नहीं मिला उसको. और ये मैं अपने कपल्स थेरेपी में हर दिन देखती हूँ कि एक बच्चा अपने पेरेंट की तरफ लुक अप तो करता है और वो पेरेंट दूसरे बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है फॉर वट एवर रीजन्स. कंपेरिजन्स ड्रॉ होते हैं, तुम अच्छे नहीं हो, तुमने क्या किया लाइफ में, तो उससे बड़े होके उसको इतने ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, तो वही इश्यूज उसके रिलेशनशिप में भी स्टैंड करते हैं. मुझे लगता है कि बचपन भूत की तरह होता है, बचपन कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता. सो मैं अपने थेरेपी में कहती हूँ कि जो भी आप प्रॉब्लम्स लेके आते हैं रिलेशनशिप में, दीज आर वूंड्स ऑफ द चाइल्डहुड विच कीप हॉन्टिंग यू. सब शादी या प्यार करने के बाद आपके पास आते हैं. आपको नहीं लगता कि लोगों को प्यार जब हो रहा है स्टार्ट में ही, जब वो हनीमून पीरियड चल रहा है, जब वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है, ब्लूमिंग, तभी बैठना चाहिए? देखिए, आइडली तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंडिया में ना प्री मैरिटल काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है. उनको लगता है कि अगले महीने शादी, अभी थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, कुछ नहीं होता एक महीने में, ठीक है.
तो आपको कम से कम 6 महीने चाहिए एक थेरेपिस्ट के साथ अपनी रिलेशनशिप की गांठों को खोलने के लिए। इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। मेरे पास एक कपल आया था बहुत टाइम पहले, जब मैं फोर्टिस में काम करती थी। उसकी जनवरी की बात थी और फरवरी में शादी थी लड़की की। वो आगरा से आए, वो दिल्ली से आई थी, उसकी आगरा में शादी हो रही थी या कानपुर में शादी हो रही थी। उसको डिप्रेशन हो गया क्योंकि वो टियर 1 से टियर 2 जा रही थी या टियर 3 जा रही थी। तो फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, उसको शी वाज सपोज टू कम फॉर अ सेशन। और जब मैंने उसके फादर को फ़ोन किया, मैंने कहा आपकी डॉटर आई नहीं सेशन के लिए, तो उसने मुझे बोला कि उसकी शादी टूट गई है। मैं कहा बट उसको डिप्रेशन है, उसको हेल्प की ज़रूरत है। कहता अब तो शादी टूट गई, अब क्या फ़ायदा आने का। ये माइंडसेट है लोगों का थेरेपी को लेके, ये माइंडसेट है लोगों को मेंटल हेल्थ को लेके। बहुत सारे लोग अगर कपल थेरेपी पहले करते हैं तो बहुत सारी शादियां होती नहीं। इंडिया में 20% ऑफ सुइसाइड सिर्फ रिलेशनशिप, मैरिजेस या प्यार की वजह से हो रहा है, एंड इट इंक्रीजिंग मैसिवली। तो इसके बारे में क्या सोच है? आई थिंक लोनलीनेस। एक पार्टनर के होते हुए भी आप उससे बात नहीं कर सकते। औरत तो फिर भी बात कर लेती है, फ्रेंड से बात कर लेती है, माँ से बात कर लेती है, रो लेती है, हंस लेती है। आदमी किसी से बात नहीं करता, तभी आदमी को ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, है ना। तो लोनलीनेस, ही डजंट हैव वन पर्सन टू हुम ही कैन गो टू। वो पार्टी करेगा, वो दारू पिएगा, वो ड्रग्स करेगा, लेकिन वो पेन के ऊपर बात नहीं करेगा। वो तो बचपन की वायरिंग है ना आपकी। यू आर नॉट सपोज टू क्राई, यू आर नॉट सपोज टू शो इमोशंस, बी अ मैन, मत बनो। हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में एक पार्टनर की वजह से कोई दूसरा ज़्यादा सफ़र कर रहा है एंड ट्रॉमा में है, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है, फिर भी उसी पार्टनर के साथ रहना दे सिलेक्ट क्यों? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सोसाइटल स्टिग्मा, डिवोर्स का स्टैम्प, लड़कियां फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती। कुछ लड़कियां फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी डिवोर्स नहीं लेती, ऐसा भी देखा है मैंने। बच्चे हो जाते हैं, घर वापस नहीं जा सकते, और बच्चों के लिए शादी चलानी है। दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, ये शादी चली नहीं। ये ज़्यादातर तो लड़कियों के पॉइंट्स हो गए, लड़कों के भी होते हैं। डिवोर्स का स्टिग्मा या डिवोर्स का पैसा। डिवोर्स का स्टिग्मा, कभी कभी आपके खुद के डीमंस होते हैं कि अगर डिवोर्स हो गया या अगर मुझे नहीं रहना, अगर मेरी वाइफ ने बोल दिया कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूँगा कि मैं गे था। उस चक्कर में भी लोग शादी निभा लेते हैं, जबकि नहीं निभानी चाहिए। प्यार कोई कारण नहीं हो सकता? आउट ऑफ लव हो सकता है ना, यू फॉलन आउट ऑफ लव। मतलब पकड़ लीजिए कोई जो दो पार्टनर है, इस एक पार्टनर टॉक्सिक है और सेकेंड पार्टनर अनकंडीशनली इन लव है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टनर टॉक्सिक है दूसरा नहीं है। मतलब दोनों टॉक्सिक होंगे बिकॉज आपका बैगेज होता है ना, साइकोलॉजिकल बैगेज होता है, बचपन का बैगेज होता है, आपके अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं। कोई भी इंसान जो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में होगा वो ही विल टेक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द अदर पर्सन। कोडिपेंडेंस क्या होता है कि जहाँ पे यू डिस्पाइट यू लाइकिंग दिस पर्सन एंड यू नो हाउ टॉक्सिक ही और शी इज, यू स्टिल वांट टू बी विद दैट पर्सन। चाह के भी आप वो रिलेशनशिप छोड़ नहीं सकते या छोड़ना नहीं चाहते। व्हाट इज इमोशनल अब्यूज? सो मैं अपने कल एक क्लाइंट से बात कर रही थी, तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारी रिलेशनशिप में अब्यूज़ है क्या, इमोशनल अब्यूज़। तो जब वर्ड अब्यूज़ लोग सुनते हैं ना तो वो उसको मिनिमाइज़ करने लग जाते हैं। तो उसने बोला नहीं इतना कुछ नहीं है हमारे रिलेशनशिप में। तो मैंने पूछा क्या है तुम्हारे रिलेशनशिप में, तो उसने मुझे बोला कि स्टोन वॉलिंग होती है, साइलेंट ट्रीटमेंट होता है, सरकाज़म होता है, डिसरिस्पेक्ट होता है, गैस लाइटिंग होती है, ह्यूमिलिएशन होता है, टॉन्टिंग होता है, क्रिटिसिज्म होता है। मैंने कहा यही अब्यूज़ है। ओके। एक होता है इमोशनल हर्ट। इमोशनल हर्ट होता है कि जो एक एपिसोड हो गया, ठीक है, आपने बदतमीजी से बात कर ली, कुछ बोल दिया, वो अब्यूज़ नहीं है। जब एक पैटर्न चलता है किसी चीज़ का फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एन अब्यूज़। मैं अभी एक लॉयर से बात कर रहा था कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने बोला कि 50% ऑफ द मैरिज आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू डिवोर्स। 50% ऑफ द मैरिजेस
और उनमें से बहुत ज़्यादा मैरिजेस मनी एक्सट्रैक्शन का भी केस है। तो ये सब सुन रहा हूँ, जो फैक्ट्स देख रहा हूँ, फिर भी द इंडियन बिग फैट वेडिंग का, ये डेस्टिनेशन वेडिंग का 7 दिन का रिहर्सल, चाचा को नचवाना है करण जौहर के पिक्चर के गानों के साथ, चाचा भी रिहर्सल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चाची भी कर रही हैं, मेहंदी हो रहा है, हल्दी हो रहा है, 7 दिन से पहाड़ के ऊपर डांस का रिहर्सल हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मेरे ये भाई जो कैमरे में ये वीडियो करने जा रहे हैं, इसका दोस्त ड्रोन ले जा रहा है, हेलीकॉप्टर से दूल्हा आ रहा है, पैसे कम है तो गन चला रहे हैं, गन से फ्लावर निकल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है और ये फैक्ट है एंड इट्स द मार्केट इज ग्रोइंग, बट रिजल्ट तो ये आ रहा है। तो क्या समझ में नहीं आ रही है पैराडॉक्स? शो ऑफ फर्स्ट, ओके, दूसरा कि पेरेंट्स को ये प्रूव करना होता है कि देखो हमारे पास कितना पैसा है और हमने कितने धूमधाम से शादी करी। इट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ प्राइड फॉर देम एंड ईगो फॉर देम दैट दे हैव टू बोस्ट इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। तो उसके लिए तो गाड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते थे। अब वो हर एक का डेफिनेशन अलग अलग होता है, ओके लग्जरी ओके का। ओके, हाँ ओके। तो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं ऐसे जो बहुत रिच है, ठीक है, हाई इनकम ग्रुप, बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है, सुपर रिच। उनमें ना शादियाँ नहीं होती, उनमें बिजनेस डील्स होती हैं। तो जब वो बैठ के बात करते हैं अपने पेन के बारे में, तो वो कहते हैं अरे तुमने मेरे से 2 हीरो के हार ले लिए, तुमने वो लैंड मेरे को दिया नहीं। तो मैं उनको बोलती हूँ, मैं कहती हूँ ये तो लग ही नहीं रहा कि 2 पार्टनर्स हु आर इमोशनली इंजर्ड दे आर टॉकिंग। इट इज लाइक 2 बिजनेस पीपल आर टॉकिंग एंड दे वांट टू गेट द बेस्ट थिंग आउट ऑफ द बार्गेन। ये मीडिएशन सेल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपने बोला बिग फैट वेडिंग से मुझे एक बात याद आई, आप बिग वेडिंग पे फोकस मत करो, आप बिग मैरिज पे फोकस करो। बिकॉज वेडिंग तो एक दिन है ना, 40 साल कैसे निकालोगे आगे? वो आई थिंक कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं है। कैसे निकाले 40 साल? पेशेंस, बहुत सारा पेशेंस, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आजकल की दुनिया में लोग एक साबुन से नहाते हैं, इसका नाम है इम्पेशेंस, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाई, तुमने मेरे लिए क्या किया, ठीक है। मैंने 2 दिन तुम्हारे कपड़े उठाए, तुमने मेरे लिए क्या किया। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपना 200% देना है पहले, तो जाके आप 2% एक्सपेक्ट करो। इतना तो पेशेंस ही नहीं है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। दूसरा, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट इज नॉन नेगोशिएबल। अगेन, जब रिलेशनशिप में लोग आते हैं उनको लगता है कि क्योंकि मैं हर्ट हूं तो मेरा हक है आपको जलील करने का। नहीं है, आप बदतमीजी नहीं कर सकते, आप गाली नहीं बक सकते, उसको चेंज करना है, कंसिस्टेंसी लानी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज काम किया और फिर पूरा 1 महीना छोड़ दिया। मैरिज इज वर्क इन प्रोग्रेस फॉर एवर। इट्स लाइक अ प्लांट जिसको आप पानी देते हैं, जिस दिन पानी नहीं देंगे वो सूख जाएगा 2 दिन बाद, तो आप छोड़ नहीं सकते उस चीज़ को। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, गुडविल होना चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, सॉलिडारिटी होनी चाहिए, इमोशनल कंपेनियनशिप होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए। प्यार और शादी सेम है? नहीं, कई लोगों के लिए शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्यार तो कमिटमेंट है ना। जैसे I want to be with this person for the rest of my life in spite of goods and bads. इन स्पाइट ऑफ गुड्स एंड बैड्स। मैं महाराष्ट्र में एक आई के साथ बात कर रहा था, एक सीनियर वुमन के साथ, ये सब काउंसलिंग थेरेपी ये सब लेके। तो उन्होंने सडनली बोला कि क्या फ़ायदा, तुम लोग इतना जाओगे, जाके वो समझाएगी कैसे एक साथ रह सकते हो और कैसे क्या तुमको वो करना होगा, फिर झेलना होगा। हम तो कब से ऐसे ही गाली दे के एक साथ ये करके वो करके ख़राब चाय बना के ये बना के 60-70 साल गुजार ही दिए। करना क्या है, ज़िंदगी भर गुजारना ही है, क्योंकि तुम अकेले रह नहीं सकते। तो ये क्या मेन पॉइंट है कि शादी में इसलिए फोकस है क्योंकि लोग अकेले नहीं रह सकते। वो भी एक रीज़न है, बट मुझे लगता है कि दैट शुड नॉट बी द ओनली रीज़न टू स्टे इन अ मैरिज। डिस्पाइट आई एम अ प्रो मैरिज, मैं प्रो मैरिज हूँ, मैं अपने
हर एक क्लाइंट को बोलती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप इस रिलेशनशिप में अपना 200% दें और फिर देखो क्या होता है। डिवोर्स तो हमेशा ऑप्शन है ना, लेकिन दैट शुड नॉट बी द रीज़न फॉर यू टू स्टे इन टॉक्सिक मैरिज। ठीक है, अब जो बात आप कह रहे हैं कि पहले करते थे, दैट इज ऑल्सो नॉट अ हेल्दी वे ना। वो तो आपकी चॉइस है, आपको झेलना है या निभाना है। निभाना है तो काम करना है, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। इससे बड़ी रियलिटी क्या हो सकती है? Attraction in which sense? इमोशनल सेंस। Okay. इमोशनल सेंस। आई डोंट फील सेफ विद यू। जब मैं तुमसे बात करने के लिए आता हूँ या आती हूँ, हाउ कम आई बिकम द प्रॉब्लम? टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी तो हम जानते हैं, डिस्कस भी होता है। इज देयर एनीथिंग कॉल्ड टॉक्सिक फेमिनिटी आल्सो? टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट किया गया है। औरतें भी टॉक्सिक हैं, बहुत टॉक्सिक हैं औरतें भी। ठीक है, क्या होता है कि जो आदमी होता है ना, उसका जो कोर होता है ना, कोर वो बहुत वीक होता है। ठीक है, जो उसका आउटर होता है ना, आउटर जो वो दिखाता है लोगों को, दैट इज वेरी ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस मतलब मैं ये मैं वो, राइट। औरत जो होती है ना, उसका जो कोर होता है ना, वो ग्रैंडियोस होता है, आई एम सुपीरियर। और जो आउटर होता है वो वीक होता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में औरतें बहुत अग्रेसिव हो गई। पहले औरतें सुन लेती थी, दब जाती थी, अब सुनती नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ दबो, मैं कह रही हूँ बदतमीज मत बनो। बदतमीज हो गई है। तो इट मीन्स इट एग्जिस्ट। इट डज। एक टॉक्सिक पार्टनर के ट्रेट्स क्या हो सकते हैं या ट्रैप क्या हो सकता है? हाउ टू यू कैन आइडेंटिफाई योर पार्टनर इज टॉक्सिक? हाँ, वो पता चल जाता है, लेकिन कैसे? आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती कि आप भी उतना ही टॉक्सिक हो। मतलब प्रीति भी टॉक्सिक है, कबीर सिंह अकेला नहीं है। इसीलिए प्रीति को कबीर सिंह ही चाहिए और कबीर सिंह को प्रीति ही चाहिए। हमारे साइकोलॉजी में कहावत है, वी मैरी आवर अनफिनिश्ड बिजनेस। हाँ, और जिनकी जिंदगी फिनिश हो जाती है इस किस्से में, चॉइस, हालात, स्टिग्मा, बेबसी। अब कौन ढूंढेगा नया पार्टनर? यही कर लेते हैं। इमोशनली तो डिवोर्स कर लेते हैं एक दूसरे को, बस रह रहे हैं बिकॉज रहना है। okay. तो टॉक्सिक ट्रेट्स की बात करते हैं। टॉक्सिक ट्रेट बहुत सारे होते हैं। डिसरिस्पेक्ट, सरकाज़म। ठीक है, मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर को कुछ भी नहीं बोल सकते जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना। कंट्रोल और केयर में बहुत, there's a very thin line in control and care or concern. I can be concerning, but the moment you start choking me, it becomes control. तो वो भी होता है। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। तो इनको शादी नहीं करनी चाहिए जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं या बिजी रहते हैं, खुद के लिए या सोसाइटी के लिए। हम एज अ पर्सन ग्रो करते हैं ना, लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग वी ग्रो, प्रोफेशनली ग्रो करते हैं, अदरवाइज ग्रो करते हैं, लेकिन इमोशनली हम ग्रो नहीं करते। सच में? हमें अवेयरनेस नहीं होती अपने बारे में। अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं और मैं गुस्सा हो गई, मुझे अगर मालूम ही नहीं है कि मेरा ट्रिगर क्या है, तो मैंने क्या सीखा है फिर अपने आप के बारे में? वो भी तो चॉइस है ना आपकी। अगर मेरे मुंह खोलते हैं आपको दिक्कत हो रही है, तो यू आर नॉट देयर फॉर मी। यू कैन स्टिल डिसएग्री विद मी, व्हिच यू कैन, बट यू कैन डिसमिस मी। पर ये तो कॉन्वर्सेशन हो गया, पर अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये अवेलेबिलिटी ही है। ओके। मैं आपके पास एक कंसर्न लेके आई, आपने मेरे को डिसमिस कर दिया, आपने मेरे को ज्ञान देना शुरू कर दिया, आपने मुझे बोला ऐसा नहीं होता, तो आप मेरे लिए अवेलेबल नहीं है इमोशनली। ओके। बट वो इतना इनग्रेन्ड है हमारे अंदर कि वो अनलर्न करने में बहुत समय लग जाता है। आजकल देखा है बहुत सारे लोग व्हाट्सएप स्टेटस में डाल देते हैं ब्रेकअप के बाद, चिल कर रहा हूँ, चिल कर रही हूँ, ये सब एक करते हैं। पर ये जो वर्ड है ब्रेकअप, इससे क्या क्या टूटता है अंदर में? सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अपनी सेल्फ इमेज, फेथ, रिस्पेक्ट, खुद के आपके स्केलेटन्स बाहर निकल सकते हैं, लॉस ऑफ फेस, लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस ऑफ गुडविल। हाउ टू हील दैट?
डिपेंड्स ना. सो व्हाट हैपेंस, पीपल, लोगों को इतना जल्दी रहता है एक रिलेशनशिप से दूसरी रिलेशनशिप में जंप करने का, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी इन दैट वॉइड. तो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ जो बैचलर्स हैं, तो एक रिलेशनशिप से दूसरी रिलेशनशिप के बीच में अपने आप को हील करो. सीखो कि क्या गलतियाँ करी, उन पे काम करो और फिर दूसरी रिलेशनशिप में एंटर करो, क्योंकि टाइम नहीं है ना इतना. और अगर गलती खुद ने की है या कम की है या इट वाज अ ट्रैप, तो फिर क्या? तो भी काम करना है, तो भी तो लेसन ही है ना. डू यू थिंक इन आवर सोसाइटी लव इज ओवरहाइप्ड? यस. And do you think love is just a part of life and not the main part of life? लव मेरे लिए एक्शन है, मेरे लिए वो वर्ड नहीं है सिर्फ, फीलिंग नहीं है सिर्फ, मेरे लिए वो वर्ब है, उसके पीछे बाकी सारा काम करना है. What you prioritize more, love or marriages? डिपेंड्स ना. लव हैज टू बी इन द मैरिज. Can any marriage sustain without love? इट कैन, इट विल बिकम वेरी टॉक्सिक एंड अब्यूजिव. बिकरिंग, जैसे आपने बोला कि कड़वी चाय के साथ भी रह लेते हैं, तो गाली सुना के भी रह लेते हैं, वैसी शादियाँ होती हैं. एक आदमी के या एक औरत के जिंदगी में जितने रिलेशनशिप आते हैं, अगर वो ज्यादा बन गए, इज दैट बैड फॉर मैरिज? डिपेंड करता है ना. गुड एंड बैड तो हमारा जजमेंट है. मतलब एक मैरिज से पहले किसी के 12, किसी के 8 रिलेशनशिप रह चुके हैं. Some people want to have flings, but there is something definitely going on in the background. कि why you want to have so many relationships? What are you looking for? Is it just impulsivity, novelty seeking, pleasure, अपने आप को seek out करना, alcohol, situation, या कोई past trauma, या sex addiction? को you love addict? Can you elaborate a little bit about love addict? Love addiction means when you seek attention, when you seek romance. जैसे आप you are constantly looking for some validation, some romance, some admiration from which is not getting fulfilled by one partner. तो जैसे addiction होती है, आपको high मिलता है, आपको kick मिलता है, आपको pleasure मिलता है कुछ टाइम तक, उसके बाद फिर या तो चीज़ें फेड आउट हो जाती हैं या फिर आप ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हो. तो जैसे अल्कोहल की एडिक्शन ठीक नहीं होती, किसी भी और एडिक्शन, कोई भी और सब्सटेंस अब्यूज़ ठीक नहीं होता, वैसे ही लव एडिक्शन भी ठीक नहीं होती, बिकॉज आपकी जो एडिक्शन का कोटा है वो एक इंसान से पूरा नहीं होता. जिनका फर्स्ट लव ही उनका लास्ट लव हुआ जिंदगी में, दे आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द अर्थ? नॉट रियली. ओके. एज आई सेड, मैरिज इज अ वर्क इन प्रोग्रेस फॉरएवर. तो इसका मतलब टेन्योर इम्पोर्टेंट नहीं है, Quality क्वालिटी इम्पोर्टेंट है. तो अगर किसी का 7 साल का शादी बहुत सही था, फिर दोनों ने तोड़ दिया, तो will you call it a successful marriage? Depends on what success means. What success means in marriages? Success means that you're able to work through the conflict. हाँ. And you emerge as one team, despite insecurities, despite fears, despite traumas, despite setbacks, despite you feeling my partner is ugly, you still stick around. आमिर खान एंड किरण राव, काफ़ी सक्सेसफुल मैरिजेस हैं उनकी. अगर देखें तो अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, रही हैं, फिर दे सेपरेट. हालांकि मुझे उनके घर के बारे में कुछ पता नहीं है. उनका डिवोर्स होता है, फिर भी आमिर खान इज प्रोड्यूसिंग अ फिल्म फॉर किरण राव, लापता लेडीज. दे हैव डन ब्रिलियंटली एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर. आपको पता ही है फिल्म कितने दूर तक गई है, अच्छी हुई है, जो भी हुआ है. क्या बोलोगे आप, क्या लग रहा है? जब कपल्स का डिवोर्स होता है, जिनके बच्चे होते हैं स्पेशली, तो मैं उनको बोलती हूँ कि इवन इफ यू आर डिवोर्सिंग ईच अदर, यू स्टिल हैव टू बी फ्रेंड्स फॉर द सेक ऑफ द चाइल्ड, है ना, क्योंकि बच्चे के लिए आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा. सो वो उतने लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और उतनी लेवल ऑफ कॉर्डियलिटी तो रखनी पड़ती है आपको, स्पेशली व्हेन यू हैव चिल्ड्रन. एट द सेम टाइम these boundaries get blurred very easily. You should never go back to your ex. Okay. I tell my clients that you should make a clean break. Okay, ये खत्म हो गया, it's over. Okay, हमको एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखना है बच्चों के लिए, वो आप करिए. लेकिन अगर आपकी वो बाउंड्री ब्लर हो गई है, तो you always give the other person a hope I can come back, which you may not be ready for. अगर किसी को लग रहा है कि वो इमोशनली मैनिपुलेट हो रहा है या फिनेंशियली भी मैनिपुलेट हो रहा है बाय द पार्टनर, पर वो रिलेशनशिप से
बाहर नहीं आ पा रहा है, तो क्या करना है? डिपेंड करता है ना क्या करना है टुवर्ड्स बिल्डिंग द रिलेशनशिप और ब्रेकिंग द रिलेशनशिप। अगर बिल्डिंग तो क्या, ब्रेकिंग तो क्या? जब आप किसी अब्यूज़ को फेस करते हैं, इमोशनल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो या कोई और अब्यूज़ हो, तो उसमें ना आपको बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज रखनी पड़ती हैं क्लियर कि मेरे कुछ क्लाइंट्स थे जिसमें आदमी ने वाइफ के को बोला कि ज़रा मेरे को बैंक का OTP दे दो, तो उसने दिया और सारे फंड्स खाली कर दिए, और फिर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद फिर वापस ट्रांसफ़र कर दिए जस्ट टू सी। दैट इज़ ऑल्सो अब्यूज़, राइट? रिलेशनशिप में ना वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ कॉल्ड रिडेम्पशन। आप कुछ भी नहीं कर सकते रिलेशनशिप, तो आपने एक और बार दारू पी, आई विल बंडल यू टू अ रिहैब। आपने एक और बार मेरे पे हाथ उठाया, आई विल कॉल द कॉप्स। यू हैव वन मोर अफेयर एंड आई एम गोइंग टू लीव यू। तो वो तो आपको करना पड़ेगा। जितनी बारी वो करोगे उतनी बारी बहुत बड़ा झगड़ा होगा, बिकॉज यू आर टेलिंग द अदर पर्सन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। तो होप है कि 5-6 महीने बाद उस इंसान को समझ में आए कि ये मैं नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती। अब उसमें डैमेज हो भी सकता है या रिलेशनशिप बन सकता है। एक रिलेशनशिप में अगर कोई एक पार्टनर ज्यादा एफर्ट डाल रहा है और दूसरा नहीं डाल रहा है, तो क्या करे? बात करिए, कैसे नहीं चलेगा। आई एम पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, वेयर आर योर एफर्ट्स? अगेन अकाउंटेबिलिटी। अभी दूसरा पार्टनर बोलता है कि तुमको लगता है कि तुम एफर्ट डालती हो, मुझे नहीं लगता है। वो तो ब्लेम गेम है ना। अगर आपका पार्टनर कह रहा है कि मेरे को ये दिक्कत है, आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप उस बात को एस्केलेट करें और पूरा गैसलाइट करके उसके ऊपर डाल दें, या आप एक इमोशनली अवेलेबल पार्टनर होके आप उसको बोलेंगे अच्छा मेरे से कहाँ गलती हो रही है। चॉइस आपकी है, या तो रिपेयर होगा या रप्चर होगा। कपल्स को झगड़ा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो हैज सम फंक्शनल एस्पेक्ट्स। हर बार जब आप झगड़ा करते हैं अपने पार्टनर से, ये आपको कुछ नया सिखाता है अपने पार्टनर के बारे में। डिपेंड करता है आपको क्या सीखना है। अगर आपको बहसी करनी है, अपने आप को सही प्रूव करना है, तो कुछ नहीं सीख रहे हो आप। बट रितेश देशमुख के एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि दे डोंट कभी झगड़ा नहीं करते, जब भी कुछ होता है तो दे लिसन। जेनेलिया कुछ बोलती है उनको तो वो सुनते हैं। मुझे और लगता मैंने है इंटरव्यू में ये भी सुना था कि सॉरी मैं ही बोलता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैरिज फुल ऑफ साइलेंस इज फुल ऑफ सीक्रेट्स। तो मैरिज में साइलेंस नहीं होना चाहिए। वो झगड़ा इस मोहल्ले वाले को थोड़ा पता होना चाहिए कि यहाँ पे शादी हुई है। आपके लिए झगड़ा है कि तुम ये नहीं कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ। किसी के लिए झगड़ा है चीजें तोड़ना, किसी के लिए झगड़ा है चीखना। वो तो बदतमीजी है ना, वो तो अब्यूज है। पर अगर किसी के लिए वही झगड़ा हो, तो बचपन से वही देखा हुआ कि चीख के नहीं बात करोगे तो क्या झगड़ा हो रहा है। तो फिर वही आपको सीखना है ना कि आप बदतमीजी करे बिना भी बात कर सकते हो। इंडिया में ओनली 7% थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। इतने बड़े देश में इतनी आबादी है, सिर्फ 7%। इसका 2 पहलू मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतने कम क्यों, एक ये कैसे बढ़ेगा? जो 7% आते हैं उनका रिजल्ट रिलेशनशिप रहने में कितना रहता है? सो मुझे लगता है कि थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है वो कोविड के बाद थोड़ा बढ़ा है, या कोविड में बढ़ा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आने लग गई लोगों को रिलेशनशिप में, और क्योंकि कोई वे आउट नहीं था। 24 घंटे साथ रहना है। हाँ, 24 घंटे साथ रहना है कोविड में। वही रीज़न था। और जनरली पीपल ड्यूरिंग द पैंडेमिक वर ऑन द एज, है ना। एंजाइटी हो रही थी लोगों को, ओसीडी की दिक्कत, जिन लोगों को ओसीडी है उन लोगों को दिक्कत हो रही थी। डिप्रेशन का जो लोग डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार है उनको दिक्कत हो रही थी। लेकिन एक ओवरऑल स्टिग्मा है इंडिया में थेरेपी को लेके कि ये पागलों का डॉक्टर है। ये हमारा टाइटल है, ये पागलों के डॉक्टर है। यूएस में थेरेपिस्ट है या काउंसलर है या जो भी है, साइकोथेरेपिस्ट है। तो पहले तो ये ही हटाना है कि ये पागलों का डॉक्टर है, ठीक है, पहला। दूसरा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम है, ठीक है। थेरेपी को गाली की तरह देखा जाता है, ठीक है। आई डोंट नीड अ फिक्स, गो टू थेरेपी। थेरेपी इज अ ब्लेसिंग, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। आपके साथ कोई ऐसा इंसान बैठ रहा है और अपना टाइम दे रहा है, ठीक है, पैसे उसको मिलते हैं,
जो आपको कहीं भी देने हैं, लेकिन आपको जज नहीं कर रहा, एक सेफ स्पेस दे रहा है जहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ बोलना चाहते हैं, वो सुन रहा है आपको और बिना फिल्टर होके सुन रहा है, आपको रिफ्लेक्ट करने का मौका दे रहा है, आपको गैप्स आइडेंटिफाई करने का मौका दे रहा है, आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत है, जाके ढूंढना और अगली बार मुझे बता के आना। तो ये तो ब्लेसिंग है ना, वो तो आपके ऊपर है कि आपको अपने ऊपर कितना काम करना है। लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मेरा एक क्लाइंट था, उसे मुझे सोशल मीडिया पे अनफॉलो कर दिया। उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे बाद में बताया कि डॉक्टर शिवानी उसने ना आपको अनफॉलो कर दिया। मैं कहा अच्छा क्यों, अब इतना मैं कहाँ ढूंढूंगी उसको, कभी ढूंढा भी नहीं। मैं क्यों ऐसा अनफॉलो कर दिया? तो उसने मुझे बोला कि मेरे को ना डॉक्टर शिवानी की बातों से डर लगता था। डर लगता था? सच सुनना मुश्किल है ना। That means something is happening to you which you are uncomfortable with. तो जो लोग थेरेपी अफोर्ड नहीं कर पाते वो क्या करें? देखिए, लो कॉस्ट थेरेपी भी होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होती है थेरेपी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेशंस का टाइम कितने होते हैं? कम होता है बिकॉज बहुत केस लोड होता है उनके ऊपर। अब आपको वो अनडिवाइडेड टाइम और अटेंशन नहीं मिलेगा जो आपको एक थेरेपिस्ट के पास मिलेगा। इट्स लाइक गोइंग टू अ मेडिकल डॉक्टर आल्सो इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड विज़ गोइंग टू अ मेडिकल डॉक्टर इन अ प्राइवेट सेटिंग, है ना। तो डिफरेंस तो है ही। वहाँ पे आपको पूरा टाइम देगा वो। दूसरा, आप फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। डिप्रेशन को लेके हो गया, एंग्जाइटी को लेके हो गया, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी को लेके हो गया, एडिक्शन को लेके हो गया, या यहाँ पे वो होते हैं आपके सोशल ग्रुप्स, यहाँ पे भी होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं, ये बाकी सिटीज़ में भी होते होंगे आई एम श्योर। या फिर हेल्पलाइंस होती हैं, NGOs होते हैं, उनको आप रीच आउट कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं अगर आपके पास उतना पैसा है कि आप पढ़ के सीख सकें। क्या हम सोसाइटी को इमोशनली लिटरेट कर पा रहे हैं? नहीं। कैसे किया जा सकता है? अवेयरनेस बिल्ड करके। आपको भी समझना प्रॉब्लम आप में भी है। हर बार हर एक इंसान टॉक्सिक नहीं हो सकता ना, आप भी टॉक्सिक हैं। अवेयरनेस लाइए अपने में, माइंडफुलनेस लाइए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा अपने आप को साइको एजुकेट करिए, लोगों से बात करिए, और एक विल होती है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। आपने एक बात बोली थी बीच में लग्जरी की, कि बिग फैट वेडिंग्स होती हैं। हाँ। मैंने कहा था कि लग्जरी का कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए अलग अलग है ना। हाँ। तो बहुत सारे लोग मेरे पास थेरेपी में आते हैं जो मर्सिडीज़ में आते हैं, जो ऑडी में आते हैं, जो बेंटले में आते हैं, और वहीं पे एक इंसान सेंट्रो में आता है, छोटी गाड़ी में आता है, जिसकी महीने की सैलरी 1.5 लाख रुपए होती है ना, वो मेरे को पैसे दे के जाता है। और जो बड़ी गाड़ी में आता है वो कहता है अरे आप बड़ी महंगी थेरेपिस्ट हैं। तो इन्वेस्टमेंट का आइडिया लोगों का बहुत अलग अलग है। किसी के लिए फैंसी कार्स इन्वेस्टमेंट है, घड़ी, ज्वेलरी, वकेशंस वो इन्वेस्टमेंट है, किसी के लिए अपने ऊपर काम करना इन्वेस्टमेंट है। एक बहुत अच्छी बात बोली आपने, मेरे दिल को छू लिया। जैसे मेरे बहुत सारे लोग हैं जो अपना पैसा बड़ी गाड़ी में डालते हैं, अपना वक्त PR में डालते हैं, ज़्यादा इसमें डालते हैं। मैं अपना फिल्म के बाद जो वक्त मिल रहा है मैं इसमें डाल रहा हूँ, इसीलिए ये चल रहा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि सिर्फ इस पॉप की वजह से मैंने आपको जाना, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को जाना जिनको मैं शायद कभी मिल भी नहीं सकता था। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस वर्ड आई हैव लर्नड एंड आई एम हैप्पी दैट यू शुड पिक योर इन्वेस्टमेंट्स, and his investments for me is like equivalent to time, nothing else, not money, because money is created by the reflection of time. That's what I think. आपके लिए तो लिटरल हो गया, आपका तो सेशन का भी। आपका सेशन कितने घंटे का होता है? कपल्स का 2 घंटे का, कपल्स का, और इंडिविजुअल हो गया तो 1 घंटा, मतलब दोनों है तो इसलिए 1 घंटा आप 1 घंटा आप, ऐसे आप ब्रेक करते हैं? नहीं, 2 घंटे बैठते हैं कपल्स, एक साथ बैठते हैं, 2 घंटे बैठते हैं। आपने कभी कोई ऐसे सबसे वियर्ड रीजन क्या सुना था ब्रेकअप का किसी कपल्स में? देखिए मेरे पास तो ना मतलब 17,000 18,000 कपल्स मैंने किए हैं। मेरे पास मैं आई कैन काउंट ऑन फिंगर्स 3 या 4 या 5 डिवोर्सेस हुए हैं इस 18,000 केसेस में। मैं चाहूँगा आप फिर से ये रेशियो बताएं कि 17-18 हज़ार क्लाइंट में 3-4 डिवोर्स हुए हैं बस। हाँ, या ब्रेकअप्स हुए हैं। ब्रेकअप्स हुए हैं। बट अगेन उनका रीजन वियर्ड हो या कुछ हो, मेरे पास एक मेरे एक दोस्त का ब्रेकअप जैसे हुआ था खराटे की वजह से। हमारे लिए वो वियर्ड हो सकता है,
जो इंसान झेल रहा है उसके लिए वियर्ड नहीं है ना। नहीं, सिंपल सी बात है, दे आर इनटू अ रिलेशनशिप फॉर मोर देन 1.5 years एंड दे आर हैप्पी वेरी। तो फर्स्ट आया कि शादी में ट्रांसफर करे, उससे पहले हम प्री मैरिज हनीमून करते हैं, तो वो लोग घूमने गए बाहर और एक साथ फर्स्ट टाइम नाइट स्टे किया। कितने दिन, 4-5 दिन के लिए गए थे। तो आफ्टर 3 days तो शी कांट टॉलरेट एंड व्हेन दे केम बैक तो बोला भाई आई कांट लिव विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ बिकॉज खराटे। देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्लीप डिवोर्स, स्लीप डिवोर्स, ओके, जहाँ पे कपल्स दे डोंट स्लीप टुगेदर, ओके। बट अब इंडिया में ना ये बहुत ही वियर्ड तरीके से देखा जाता है कि अरे तुम साथ नहीं सोते एक दूसरे के। बहुत रिसर्च कहती है कि बहुत साथ सोना ही एक हेल्दी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं होता हमेशा। इवन इफ यू आर स्लीपिंग इन 2 different rooms बट यू इमोशनली एंड फिजिकली सो थिक, जो साथ रहने वाले भी थिक नहीं है, तो फिर हम किस हेल्दी मैरिज की बात कर रहे हैं। पर ये स्लीप डिवोर्स क्या होता है? मतलब ये अलग सोना होगा? हाँ, और इसका मतलब सिर्फ सोना ही अलग होगा या फिर सिर्फ सोना ही अलग। okay, सिर्फ सोना कि रात को आप जब सो रहे हो आप मेरे साथ ना रहो तो भी चलेगा? अब एक जैसे किसी कपल में एक इंसान को 20 पे एसी रखना है, किसी को 28 पे रखना है एसी, तो जिसको 20 पे रखना है उसको भी नहीं नींद आ रही है, जिसको 28 पे रखना है उसको भी नींद नहीं आ रही है। ओके, कंफर्ट की वजह से। कंफर्ट की वजह से, ओके, कि मेरे लिए वही नींद, वही रात के 7 घंटे हैं, अगर मुझे वही आराम से नहीं मिलेंगे तो मैं इसमें फंक्शन कैसे करूँगा। टेल मी 3 कॉमन हैबिट्स जिससे रिलेशनशिप वर्स होती है। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मीन्स? फॉल्ट फाइंडिंग, ओके, स्टोन वॉलिंग। स्टोन वॉलिंग क्या हुआ है? शट डाउन, जब आप शट डाउन कर जाते हैं, जब आप बोलते हैं कि मुझे बात नहीं करनी, मेरा हो गया, फिर आप घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं अपने पार्टनर को। डिफेंसिवनेस, डिफेंसिवनेस, मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। कंटेम्प्ट भी है, कंटेम्प्ट मीन सरकाज़म, टॉन्ट मारना, सरकास्टिक हो जाना। ओके, मेरा एक कपल था, हम बात कर रहे थे, वाइफ यहाँ बैठी थी, हस्बैंड यहाँ बैठा था, तो कंटेम्प्ट के ऊपर बात उठी, तो हस्बैंड कहते मैं तो मजाक करता हूँ इसके साथ, ये ना बुरा मान जाती है। तो मैंने कहा, तो लड़की को मैंने कहा क्या कैसे मजाक करते हैं ये? तो कहती है एक दिन मुझे बोल रहे थे कि जो मम्मी ने तुम्हें सोने के चेन दिए ना, ऐसा लग रहा कि तुम्हारे गले में ना किसी ने कुत्ते का पट्टा बांध दिया। तो मैंने लड़की को देखा, मैंने कहा आपको अच्छा लगा, आपको हंसी आई? कहती नहीं। नहीं, हंसने वाली बात भी नहीं है। बट हस्बैंड डिफेंड कर रहा था, नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, ये बुरा मान जाती है। फिर जब उसको लगा कि बातें सीरियस हो गई तो फिर वो चुप हो गया। एंड मनी टॉक्स बैडली। देखो मनी में तो पावर है ना, हाँ, पावर एंड कंट्रोल। जैसा आपका रिलेशनशिप पैसे के साथ है, वैसा ही आप रिलेशनशिप वैसे आगे लेके चलते हो अपने रिलेशनशिप में। मनी कैन ब्रिंग पावर एंड कंट्रोल, इट कैन ब्रिंग इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी एज वेल। 65% इंडियंस इमोशनल कंपैटिबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो 3 गुड हैबिट्स बता दीजिए जिससे रिश्ते। रिस्पेक्ट, हाँ, सेफ्टी, हाँ, एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड पेशेंस। 3 अलग अलग पॉइंट पे बात करेंगे। पहला है एक्सपेक्टेशन। मैं आपको एक इंसिडेंट या एक हालात बता के पूछ रहा हूँ। पकड़ लीजिए, एक लड़का लड़की कॉलेज से प्यार कर रहे हैं एंड द बॉय इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, ये था वो था, या फिर गेम में बहुत अच्छा था, क्रिकेट खेलता था, ही वॉज द हीरो ऑफ द कॉलेज, या लड़की किसी में थी। तो क्या होता है, तो पार्टनर का एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये होगा वो होगा, IPL खेलेगा, मैं भी गैलरी में जाऊंगी, ये होगा। तो सडनली रेलवेज तक कहानी रुक जाती है, या रेलवेज तक भी नहीं गया, अलग जगह पे। तो ये जो फेलियर्स होते हैं कोट एंड कोट इन योर प्रोफेशनल लाइफ, तो ये आपके रिलेशनशिप में, मैरिज में बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे UPSC के प्रिपरेशन में जो लड़के फेल हो जाते हैं, ज़्यादातर के प्यार टूट जाते हैं। तो ऐसे सेम एज गर्ल्स ऑल्सो, और गर्ल्स के लिए तो और भी अजीबोगरीब किस्से होते हैं। जैसे फर्स्ट हैंड आई नो, दे आर इनटू लव फॉर 4-5 years, फिर जब शादी होने का आया तब लड़के को पता चला कि उनके माँ बाप वैसे वाले शादी खर्च नहीं कर सकते जैसे कि लड़की के माँ बाप को ही करना था, या शादी में उसके साथ सिर्फ ये आ रहा है, वो गाड़ी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ये आ रहा है। ये सब एक्सपेक्टेशंस आते हैं और प्रॉब्लम्स होते हैं। कोई झेल के शादी को ले लेता है, फिर तो क्या होता है पता ही है हमको।
तो इससे बचे कैसे, इसका सॉल्यूशन कैसे क्लियर करें? देखिए, जब रिलेशनशिप में सेटबैक या फेलियर्स आते हैं तो दे आर ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब रिलेशनशिप में सेटबैक आता है यू कैन ग्रो स्ट्रोंगर एज अ टीम। या तो आप स्ट्रोंगर ग्रो करेंगे या आप ब्रेक करेंगे, बीच का ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना। सो द स्टोरी ऑफ अस, जिसको हम बोलते हैं हस्बैंड वाइफ, द स्टोरी ऑफ अस, उसमें आपने कैसे नेगेटिव टाइम्स को ओवरकम किया है एज अ टीम, दैट इज ऑल्सो अ क्वालिफायर फॉर सक्सेस। तो उस टाइम पे तो आप वो झेल जाते हो, है ना, क्योंकि प्यार है, कमिटमेंट है। लेकिन जब रिलेशनशिप का फैब्रिक विदर करना शुरू हो जाता है तो फिर यही बातें फिर झगड़े का कारण बन जाती है। तुमने तो मुझे ये भी नहीं दिया था, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं शादी नहीं करती। What you want to say about a man जो कहता है कि मेरी बीबी को काम नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, आई विल ब्रिंग एवरी सिंगल थिंग व्हाट शी आस्क्स। There is a saying in English, in a healthy relationship you need freedom and space to do things. आपके हिसाब से फ्रीडम नहीं होगी, जो वो चाहती है उसकी भी फ्रीडम है। Who can't pay my bills? I won't marry him. अगर कोई लड़की ऐसे कहे तो एक टर्म है ना, पैसेंजर प्रिंसेस, सब कोई मेरा पति करे, तो यू जस्ट वांट योर फादर टू बी रिप्लेस्ड, है ना। तो ऐसे चलते हैं रिलेशनशिप जहाँ पे दूसरा करने को तैयार है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स अ बोन ऑफ कंटेंशन। सेम थिंग। इसका क्या किया जा सकता है? हाउ यू कैन क्योर इट? नहीं, क्योर तो डिपेंड करता है ना कि आपको क्या चाहिए रिलेशनशिप से। आपको सब कुछ नहीं मिल सकता, ना लड़के को ना लड़की को। कॉम्प्रोमाइज़ तो हर एक को करना है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ तब चुभता नहीं है व्हेन यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू योर पार्टनर। हाउ इम्पोर्टेंट इज द इकोनॉमिकल बैलेंस शीट ऑफ अ रिलेशनशिप? कौन कितना खर्च करता है, किसका कितना है? ट्रांसपेरेंसी नहीं होती ना रिलेशनशिप्स में, क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता। मैं क्यों उसको बताऊं? मैं शायद बता भी दूं कि मैं 100 रुपये कमाता हूं या कमाती हूं, मुझे नहीं बताना कि वो 100 रुपये मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ। शादी के बाद भी हाँ, ऐसा होता है? 100%। शादी के बाद भी दूसरे को पता नहीं है कि कौन कितना इनकम करता है? नहीं, इनकम पता होती है, मोस्टली इनकम पता होती है। बहुत सारे केसेस में इनकम भी नहीं पता होती, कि मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में मैंने कभी इसकी पे चेक देखी नहीं है। और दोनों को सेम अमाउंट शेयर करना चाहिए एक रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए? डिपेंड करता है ना, अगर आपकी 100 है, उसकी 20 है तो वो कैसे करेगी, या उसकी 50 है तो वो कैसे करेगी। पकड़ लीजिए एक लड़का 80 रुपए कमा रहा है और लड़की 40 रुपए कमा रही है, तो क्या सिनेरियो होता है और इसका आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए? अगर उल्टा हुआ, लड़की 80 कमाए, लड़का 40 कमाए, तो क्या होना चाहिए? देखिए, बात तो एक ही है ना कि अगर इम्बैलेंस है, लेकिन क्या होता है कि जब पैसों को लेके झगड़े होते हैं तो या तो आप एक अकाउंट खोलो, जॉइंट अकाउंट, जहाँ पे आप 10 रुपये डालो, वो 5 डालेगी, और उसमें आपका जो कॉमन बिल्स हैं, ग्रोसरीज वगैरह, वो आपका उससे निकल सकता है। बट इसका एक पैरेलल साइड भी है, ठीक है। अगर आप हर चीज़ पे अपने पार्टनर के साथ 50-50 करोगे, यू विल नेवर विन देयर हार्ट, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये पूलिंग सिस्टम नहीं हो रहा है। मेरे पास एक कपल था, दोनों के सेकंड मैरिज थी। वो अपनी टी शर्ट खरीदती थी, वो अपना पैंट लेता था अपने पैसों से। दैट इज नॉट अ रिलेशनशिप। मैरिजेस में और लिव इन रिलेशनशिप में क्या क्या डिफरेंसेस देखे जाते हैं? देखिए, लिव इन में तो ये एक एक्सपेरिमेंट है ना। हाँ, आपके पास कोई कमिटमेंट नहीं है कि मेरे को यहाँ रहना ही रहना है। शादी करके तो फंस गए ना आप, एटलीस्ट फॉर सम टाइम। तो लिव इन में वो नहीं रहता। लिव इन में रहता है कि आई कैन लीव दिस रिलेशनशिप एनी टाइम आई वांट टू एक्सपेरिमेंट दिस रिलेशनशिप पे ऑन ऑल एस्पेक्ट्स। डिपेंड करता है कि आपको क्या एक्सपेरिमेंट करना है। नॉर्मली तब दूसरे को परखते हैं ना, कभी खुद को नहीं परखते हम कि मैं कैसा हूँ इस रिलेशनशिप में, मेरे में क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये जो स्पेस क्रिएट होता है कि हम शादी के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और शादी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस नहीं करना है। हैविंग अ कोवर्किंग और हैविंग रेंटेड स्पेस या हैविंग योर ओन स्पेस। कोवर्किंग में अपना अपना बैग उठाया चल पड़े। सेम जो मैरिज में होती है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पुअर है आपका, फ्रेंडशिप नहीं है, आपकी सॉलिडारिटी नहीं है, आपके पेरेंट्स को लेके झगड़े होते हैं, सेम चीज़ें उसमें भी होती हैं। लेकिन एक जो की एलिमेंट है जो लिव इन को मैरिज से अलग करता है, वो है इजी एग्जिट। easy exit. You can just pack your bags and leave.
वो आपका शादी में नहीं है। तो होके जब आप निकल गए तब आपको ना देना पड़ा कॉम्पनसेशन, ना आया लड़की के ऊपर डिवोर्स का टैग, ना आया लड़के के फैमिली वालों को बोलने का प्रॉब्लम। नहीं, बट इमीडिएट फैमिली को तो पता होता ही है ना, हाँ। बिकॉज यू आर पुट्रिंग योरसेल्फ एज अ कपल। आप दुनिया को दिखा रहे हैं हम कपल है, तो फिर वो तो होता ही है, लॉस ऑफ फेस होता है, लॉस ऑफ रेपुटेशन होता है कि अरे तो इसके साथ था इतने साल, अब क्या हो गया। लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर कोई 70 साल या जिंदगी भर रह जाए तो इज देयर एनी प्रॉब्लम? अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज योर टेक अपॉन ओपन मैरिजेस? ओपन मैरिजेस का देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि यू कैन बी विद समबडी एंड द अदर पर्सन कैन बी विद समबडी एंड you can do whatever you want to do, I can do whatever I want to do, and still have the tag of being married. If it suits both of them, then it is okay. Why this functions? Convenience, suitability. Okay. आपको एक पार्टनर से नहीं जमता, 10 चाहिए। जैसे आपने बिजनेस मैरिज का बोला था, ऐसे do people take marriages as a career tool also? Sometimes. अगर आप 500 करोड़ में शादी कर रहे हैं तो इट इज अ लॉन्च पैड फॉर यू नो। तो उसका रिजल्ट ज्यादातर कैसा होता है? डिपेंड करता है, अच्छी भी होती हैं, कोलैप्स भी कर जाती हैं। मैं अभी जो सवाल करने वाला हूँ, मुझे तो गालियाँ पड़ने वाली हैं, पर अगर सवाल गलत हुआ तो आप मुझे डांट देना, पर अगर सही हुआ तो मुझे डांटने के लिए मना कर देना लोगों को। लड़कियाँ, माताएं, वोमन इतनी इमोशनली फटीग क्यों होती है? देखिए होती है हाँ होती है। बस उसका कारण ये है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि यू हैव टू बिकम अ केयर गिवर, नरिशर, यू आर द प्रोवाइडर, इमोशनल प्रोवाइडर फॉर द फैमिली। तुम ही हो जो फैमिली की करता धरता हो। सो उस लाइकेबिलिटी के चक्कर में हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता, हमारी एग्जिस्टेंस नहीं रहती। सो हम फैमिली का जो इमोशनल बैगेज है वो कैरी करती हैं। तो मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट से पूछती हूँ, जो लेडीज़ हैं जो कहती हैं कि अरे पति के लिए ये किया, बच्चे के लिए किया, माँ बाप के लिए किया, इन लॉज के लिए किया। मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम्हारे लिए किसने क्या किया? सो आई ओनली गेट 2 responses यूजुअली, वन इज साइलेंस एंड वन इज टीयर्स, क्योंकि उनके पास खुद को जवाब नहीं होता। सो जो ये और 80% एक रिसर्च में बताया गया था कि 80% ऑफ द फीमेल्स हैव ऑटो इम्यून डिजीजेज। वो इतना स्ट्रेस लेती हैं रिलेशनशिप्स का। तो मुझे लगता है कि जो ये मैनिक्योर है और जो पेडिक्योर है, जो हम ये पार्लर जाते हैं और जब ये अपने आप को ग्रूम्ड रखते हैं, वो एक प्रोफाउंड एग्जॉशन जो हमारे अंदर है, इमोशनल एग्जॉशन, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। एक रिलेशनशिप में इन लॉज का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है झगड़े में, या बीइंग द गार्डियन ऑफ द रिलेशनशिप ऑल्सो? देखिए, गार्डियन ऑफ द रिलेशनशिप तो ठीक है, कहीं ना कहीं आपको डर रहता है कि अरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा तो वो इंटरवीन करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब इन लॉज की वजह से झगड़ा होता है तो वो इन लॉज की वजह से झगड़ा नहीं होता, वो शादी की वजह से झगड़ा होता है। इट इज़ द मैरिटल प्रॉब्लम, इट्स नॉट द इन लॉज प्रॉब्लम। एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में किसी तीसरे की कोई जगह नहीं है। ऐसा तो होता नहीं है। वंस यू बिकम अ फैमिली, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर स्पाउस, इट्स नॉट योर पेरेंट। नॉट योर पेरेंट्स? नहीं, दे आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये नहीं कह रही आप उनको अबैंडन कर दो, उनकी देखरेख नहीं करो। आपकी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पेरेंट्स की का ख्याल रखना, उनकी देखरेख करना, एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड अ ड्यूटीफुल सन और अ डॉटर। एट द सेम टाइम योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर पार्टनर। मैं थोड़ा इमोशनल क्यों हो रहा था, मैं सच में बता रहा हूँ। मैंने एक बहुत अपने करीबी एक इंसान को अभी खोया है, बिकॉज ऑफ अ वेरी मैरिज, मर गया। सो उसने उस रिलेशनशिप को सबसे प्रायोरिटी दिया, अपने माँ बाप को एक कॉल करके नहीं रोया या बोला नहीं। सो क्या होता है ना कि बहुत बारी जब एक रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होता तो पार्टनर कहते हैं कि अरे तुम अपने पेरेंट्स से क्यों बात कर रहे हो, उनको पैसा क्यों दे रहे हो। यू डोंट गेट टू डिसाइड दैट। अगर मुझे मेरे पेरेंट्स को पैसे देने हैं,
अगर उनको ज़रूरत है तो मैं करूँगा या मैं करूँगी, उनको मेरी इमोशनल ज़रूरत है तो मैं वहाँ रहूँगा या रहूँगी। सब कहते हैं कि शादी से पहले बेटा, मैं बेटा बोल रहा हूँ क्योंकि ये लड़के को ज़्यादा बोला जाता है कि सॉरी बोलना सीख ले। कुछ किया है तो भी सॉरी, कुछ नहीं किया है तो फिर भी सॉरी, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉरी। जितना सॉरी बोलोगे उतना प्रॉपर रिलेशनशिप रहेगा। उस सॉरी का कोई मतलब नहीं है अगर आपको ये एहसास नहीं कि आपने अपने पार्टनर को कैसे हर्ट किया है। मीनिंगलेस। और मैंने अपनी थेरेपी में देखा है, आदमी ज़्यादा सॉरी बोलते हैं, औरतें सॉरी नहीं बोलती। औरतें सॉरी नहीं बोलती? नहीं बोलती, उनसे बुलवाना पड़ता है, बताओ तुमने हर्ट किया है। They don't apologize. वो घुमा देंगी बात हो कि हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए, बट दे विल नेवर से आई एम सॉरी, आई हर्ट यू, आई एम सॉरी, आई वॉज मीन। दे डोंट से इट। कोई झगड़ा 2 घंटा जा सकता है, अगर एक सॉरी से वो 2 घंटा बच जाए तो ये सॉरी क्या वर्थ इट नहीं है? छोटे छोटे किस्सों में बता रहा हूँ। सॉरी अगर आप बोल रहे हैं टू एंड द फाइट, एग्जैक्टली, यू आर बाइंग पीस। एग्जैक्टली। नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ओ मतलब पीस बाइंग इज नॉट गुड थिंग। ओके, व्हाट आर यू सॉरी फॉर? आई एम सॉरी दैट वी आर फाइटिंग फॉर 2 hours यस, and I don't want it to prolong to 4 hours. करेक्ट। सो लेट्स टॉक मैच्योरली। अभी मैच्योरली जब भी बोल दिया कि लेट्स टॉक मैच्योरली, मतलब मैं इमैच्योर हूँ, बस कहानी खत्म। हाँ, बट वही है ना, हेल्दी रिलेशनशिप्स में ऐसा नहीं होता। दे टॉक, दे डोंट रिएक्ट और रीबट। अभी एक डेफिनेशन राउंड करते हैं। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, आपको उनका डेफिनेशन देना है, बुक्स के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से। लव, It's not a feeling, it's a verb. You have to act in a marriage on a daily basis. सेक्स, Connection, pleasure, chemistry, मैरिजेस, commitment, patience, flexibility, maturity. फैमिली, Sense of belonging, love, commitment, care. बीइंग अलोन बट नॉट लोनली। Being alone, you can still be alone and not be lonely in a relationship. हाउ? Because you are comfortable with yourself, but you're not lonely. They're two different things. एक नया चीज मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से घूम रहा है, सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव होता है कि आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ द वे आई एम। मैं पहले अपना कप भरूंगा तो ही जाके मैं दूसरे को पोर कर सकता हूँ। अगर मेरा ही कप खाली है तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। लेकिन उस सेल्फ लव को हम अब्यूज करते हैं। वी बिकम सेल्फिश, सेल्फ-सेंटर्ड। देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे लोग बात करते हैं कि फैट शेमिंग के ऊपर, आदमी और मतलब इट्स नॉट जेंडर बेस्ड। एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर, लव योरसेल्फ द वे यू आर। आई अंडरस्टैंड, but that is one aspect, right? That is the psychological aspect, but there is nothing glorifying about obesity. आप उस चीज़ की तो बात ही नहीं कर रहे हो। You need exercise. Exercise is more mental than physical. Forget about appearance. Forget about how you look. Forget about self-love. Okay, I understand. Oh, I am happy in my skin. I understand. But what will you do with that when your body is full of diseases? Long distance relationship या long distance marriages, how can you work on them? It works, but it's a lot of work. Because जब आप साथ रहते हैं तो आप साथ रहते हैं ना, आप 24 घंटे पार्टनर को देख रहे हैं। वहाँ पे तो आप नहीं देख रहे। यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन जोन, कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। तो जब मन किया तब तो आप you put your best foot forward ना when you're in a long distance relationship, because कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है आपके एक्शंस का या आपके बिहेवियर का आपके पार्टनर के ऊपर, तो उस पर ज़्यादा काम करना पड़ता है। मैम, आप हर रोज जो लोग आपके पास थेरेपी के लिए आते हैं खुश होके तो नहीं आते। करेक्ट। तो ये सुन सुन के आपका प्यार के ऊपर से भरोसा नहीं उठता? नहीं। क्यों? Because I believe love is a beautiful thing and marriages are beautiful. जो लोग ज़्यादा बिजी होते हैं काम में और जिनका मतलब वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा होता है, सम रीज़न इज पैशन, सम रीज़न इज पैसा, सम रीज़न और समथिंग एल्स, ये जो टाइम कंपाउंड कम होता है जिनके ज़िंदगी में, उनका मैरिजेस पे क्या इम्पैक्ट आता है?
किरण बेदी ने एक बोला था कि आई हैव अ वेरी गुड मैरिजेस एंड मेरे बच्चों को कभी वक्त ज़्यादा नहीं दिया है बिकॉज आई गिव क्वालिटी टाइम, उन्होंने बोला था, नॉट क्वांटिटी टाइम। तो क्वालिटी टाइम इज ओके या क्वांटिटी टाइम इज नेसेसरी? क्वालिटी टाइम, बट वो क्वालिटी टाइम कितना है? अगर वो क्वालिटी टाइम आपके बच्चे को, आपके पार्टनर को टच नहीं कर रहा है तो वो क्वालिटी टाइम का कोई मीनिंग नहीं है। आपके हिसाब से क्वालिटी टाइम डिफाइन नहीं होता, आपके पार्टनर को भी उस चीज़ को एक्नॉलेज करना है या आपके बच्चे को भी एक्नॉलेज करना है कि हाँ ये क्वालिटी टाइम था। बिकॉज मैंने 20 मिनट दे दिए, मेरे पास 20 मिनट है, चलो जी बात करते हैं, उसको नहीं बात करनी, दैट इज नॉट क्वालिटी टाइम। मैंने बोला अच्छा क्या किया पूरे दिन कॉलेज में बताओ, दैट इज नॉट क्वालिटी टाइम। मे बी आई एम जस्ट टिकिंग अ बॉक्स। क्या करना चाहिए अगर वक्त नहीं है, किसी के पास दिन में 40 मिनट से ज़्यादा नहीं है देने के लिए, सोने का खाने का छोड़ के? वी मेक टाइम फॉर थिंग्स दैट मैटर टू अस। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। अभी रैपिड फायर करते हैं, बिल्कुल। हम इसको कहते हैं खटाखट सवाल और फटाफट जवाब, ठीक है? 1 रेड फ्लैग जिसको हम प्यार समझ लेते हैं। केयर वर्सेस कंट्रोल। केयर वर्सेस कंट्रोल मतलब? आपको लगता है वो केयरिंग है लेकिन वो कंट्रोलिंग होता है डीप डाउन। ओके। लव एट फर्स्ट साइट रियल है या डोपामिन का धोखा? डोपामिन का धोखा। मोस्ट अंडररेटेड एक्ट ऑफ लव? व्हेन यू नॉट जजिंग द पार्टनर। मोस्ट ओवरहाइप्ड एक्ट ऑफ लव? लव बॉम्बिंग। ये लव बॉम्बिंग क्या है? लव बॉम्बिंग होता है जहाँ पे आप अपने पार्टनर को गिफ्ट से ओवरलोड कर देते हैं। इट्स अ मैनिपुलेटिव टैक्टिक पीपल यूज इन रिलेशनशिप्स टू गेन कंट्रोल। जैसे गैस लाइटिंग होता है, तो लव बॉम्बिंग होता है, बम्बार्ड कर दो उसको गिफ्ट से, चीज़ों से। रिलेशनशिप में एक क्वालिटी जो हर किसी में होनी चाहिए, पेशेंस। इमोशनल कॉम्पेटिबिलिटी या सेक्सुअल कॉम्पेटिबिलिटी? इमोशनल कंपैटिबिलिटी। मैरिज में सेक्स कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ हार्ट ब्रेक हैड अ बैकग्राउंड स्कोर, अरिजीत सिंह या साइलेंस? जगजीत सिंह, एनी डे। वाह। आपका ओन लव लैंग्वेज क्या है? फिजिकल अफेक्शन। फिजिकल अफेक्शन या मेंटल अफेक्शन? बोथ। बोथ। If I'm mentally connected, I would want to physically also be affectionate. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बट बहुत कुछ सीखा आज आपसे। होप यू गाइज लव इट, और लव के बारे में सोच समझ के चलिए। और रेलगाड़ी है, 2 पटरियां हैं, एक भी पटरी में फिश प्लेट या कुछ मिस हो गया तो गाड़ी तो इधर उधर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अंडरस्टैंड एंड अगेन बी इन लव, ट्राई टू बी इन मैरिज ऑल्सो, एंड सब सही रखें, अच्छे रहें। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बात करके। सब पावलोपीडिया को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये एपिसोड शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोग इससे साइको एजुकेट हो सके। थैंक यू। थैंक यू।